हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। आज हम लोग एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट का मॉक टेस्ट 3 सॉल्व करने वाले हैं। 2 मॉक टेस्ट सॉल्व करवा चुकी हूँ। ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर भी आप देख सकते हो किस टाइप के प्रश्न आएंगे। और ये जो मॉक टेस्ट है, ये जो एमसीक्यूज़ की क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इससे आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हो कि कितनी आपकी तैयारी हो रही है। आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और जो भी टॉपिक आपके कंप्लीट होते जाएं उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओ, पढ़ाई करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस मॉक टेस्ट में जिस भी टॉपिक से, जिस भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, उनको और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, टारगेट रहने वाला है 75 प्लस का, तो आप भी सॉल्व करते जाना और चेक करते जाना कि कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं। वो टॉपिक आपने पहले पढ़ चुके हो, उसके बाद भी अगर क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो आपको और ज़्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी टॉपिक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड फिर हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है जिसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 100 नंबर के, और इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। ठीक है, ये सिलेबस आपको तैयार करना है। पहला क्वेश्चन है, तुलसीदास रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता बताई है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वीर पुरुष युद्ध भूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, डींगे नहीं मारते हैं। नेताजी का चश्मा कहानी में कैप्टन कौन था? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा चश्मा बेचने वाला था कैप्टन। एक कहानी यह भी आत्मकथ्य में मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन 2 लोगों का सबसे गहरा प्रभाव पड़ा? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनके पिता का और प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का। उनके पिता का जो उन पे असर पड़ा था वो थोड़ा नेगेटिव था, क्योंकि उनके पिता का जो स्वभाव था वो शक्की टाइप स्वभाव था उनके पिता का। लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब द्वारा खीरे की फाकों को बिना खाए खिड़की से बाहर फेंकना क्या दर्शाता है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। उनकी झूठी नवाबी शान और दिखावे की संस्कृति। जयशंकर प्रसाद की कविता आत्मकथ्य में मुरझाकर गिर रही पत्तियां, ये किसका प्रतीक है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जीवन की नश्वरता और निराशाओं का। देव कवि के सवैये में श्यामो मूर्ति के साथ जग मंदिर दीपक किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को कहा गया है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, जहाँ पर भी किसी वर्ण की पुनरावृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर त वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। त त त तो आ रहा है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर में, तो यहाँ पर त वर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आया है। जहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति होती है और उन शब्दों के हर बार अर्थ अलग निकलते हैं, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। और जहाँ पर शब्द एक ही बार आए, उस एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, श्लेष अलंकार होता है। महोत्सव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें कौन सी संधि है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा महा प्लस उत्सव, और इसमें गुण स्वर संधि है। मैंने आपको ट्रिक से भी बताया था, जहाँ पर ए की मात्रा या ओ की मात्रा होती है वहाँ पर गुण स्वर संधि आती है। जहाँ पर अ की मात्रा या फिर औ की मात्रा होती है वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होती है। औपचारिक पत्र लिखते समय विषय का उल्लेख करना क्यों ज़रूरी होता है? पत्र का मुख्य उद्देश्य संक्षिप्त में तुरंत समझने के लिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के माध्यम से लेखक कमलेश्वर ने किस मानसिकता पर करारा व्यंग किया है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। हमारी औपनिवेशिक गुलामी की मानसिकता और चाटुकारिता पर। यदि 2 संख्याओं का HCF 13 और LCM 182 है, यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। फॉर्मूला मैंने बताया था। HCF और LCM का जो गुणनफल होता है, HCF 13 है और LCM 182 है। इसका जो गुणनफल है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। उनमें से एक संख्या हमको 26 इधर दी हुई है, दूसरी संख्या हमको निकालनी है। ये 26 इधर
मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 13 एकम 13, 13 दूना 26, 2 से इसको काट देंगे, 2 नम 18, 2 एकम 2, 91। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 है और उसका गुणनफल 2 है, तो वो बहुपद क्या होगा? इसको बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योग x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल। x² लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? -3 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 2 दिया हुआ है तो 2, तो इस x² प्लस 3x प्लस 2, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तीकर क्या होगा? इसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी? तो इसका विविक्तीकर निकालेंगे 2x² माइनस 4x प्लस 3 का। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। b क्या है? x के साथ जो टर्म होती है उसको हम बोलते हैं b, तो -4 है, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या माइनस आएगा 4 इंटू ए कितना है? x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है x² का वो a होता है, मतलब 2 इंटू c कितना है? 3, 4 तिया 12 दूना 24, 16 में से 24 को माइनस करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, मतलब जो d है वो 0 से छोटा है, और अगर d विविक्तीकर 0 से छोटा आता है तो उसके मूल वास्तविक नहीं होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। √3 किस प्रकार की संख्या है? तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको कुछ संख्याएं समझा देती हूँ। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं इनको, काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इस सेट में अगर हम 0 को भी शामिल कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, तो इन नंबर्स को हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं या फिर होल नंबर्स। ठीक है, इसमें हम नेगेटिव नंबर्स को भी शामिल कर लेते हैं, -3 -2 -1, है ना, 0 1 2 3 4, तो ये सारी संख्याओं को हम इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो संख्याएं p/q के फॉर्म में होती हैं, जहाँ पर q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं। और ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। बिंदु -3 5 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो कार्टेशियन प्लेन हम सब ने पढ़ा है, ये मूल बिंदु 0 होता है, ये x एक्सिस है, x एक्सिस के राइट साइड पॉजिटिव नंबर आते हैं 1 2 3 4। ठीक है, और इसके लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स आते हैं, -1 -2 -3 -4। ये y एक्सिस है, y एक्सिस के जो ऊपर साइड पॉजिटिव नंबर्स आते हैं 1 2 3, और इसके नीचे साइड नेगेटिव नंबर आते हैं -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। आगे जो नंबर लिखा है वो x का होता है और पीछे वाला y का, तो x का माइनस में आ रहा है और y का प्लस में आ रहा है, तो x का ये माइनस और y प्लस कौन से चतुर्थांश में आता है? ये दूसरे में आता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ये। समीकरण x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 को हल करने पर x और y के मान क्या होंगे? इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, ये प्लस माइनस y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2x आएगा, x और x कितना हो जाएगा? 2x आएगा, दोनों इक्वेशन को हम प्लस करेंगे तो, और 14 और 4 कितना हो जाएगा? 18। इस 2 से 18 को भाग देंगे तो x की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी, तो x की वैल्यू 9 यहीं पर एक दी हुई है, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी x की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके y की वैल्यू भी निकाल सकते हो। लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए उन पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लोहे की वस्तुओं पर जंग लग जाती है जिस पर हम अलग अलग जो मेटल्स होते हैं उनकी कोटिंग करते हैं, उनकी परत को चढ़ाते हैं। उसमें से अगर हम जिंक की परत को चढ़ाएंगे तो उस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, यशद लेपन कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्तदाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है।
कितना होता है रक्तदाब सामान्य स्वस्थ मनुष्य का? 120/80 mmHg। यूनिट क्या होती है इसकी? mmHg। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, इस घटना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ। पहले देखो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब अपारदर्शी माध्यम। लाइट रे आएगी, इस सतह पर पड़कर ये बाउंस बैक हो जाएगी, इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। कौन कौन से एंगल बनेंगे यहाँ पर? ये जो इंसिडेंट रे थी और ये नॉर्मल बना, इसके बीच में जो बनने वाला एंगल होता है वो एंगल आई होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल आर होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर होते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? ठीक है, ये ग्लास स्लैब मान लो या फिर इसको वाटर मान लो। तो ये एक माध्यम है, इसको हमने एयर मान लिया। एक माध्यम से दूसरे माध्यम, वाटर में एक लाइट रे प्रवेश कर रही है, एक प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। एक एग्जाम्पल से समझो, आप खाली रोड है उस पर गाड़ी चलाओगे तो आपकी स्पीड तेज होगी, जबकि भीड़ वाली रोड पर गाड़ी चलाओगे, बहुत सारी गाड़ियां पहले से वहां पर चल रही है, तो फिर आपकी स्पीड कम हो जाएगी। ऐसे ही समझना, जो लाइट की स्पीड होती है वो एयर में, वैक्यूम में सबसे तेज होती है, क्योंकि वहां पर पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब खाली रोड है, तो यहाँ पर जो लाइट की स्पीड है सबसे ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही वो दूसरे माध्यम जल में या फिर ग्लास में प्रवेश करेगी तो वहाँ पर जो लाइट की स्पीड है वो कम हो जाएगी। ठीक है, लाइट की स्पीड यहाँ पर कम हो गई, लेकिन उसको उतने ही समय में यहाँ तक पहुँचना है, तो वो क्या लेगी? शॉर्टेस्ट पाथ लेगी। तो वो नॉर्मल, उसको ऐसे जाना था लेकिन वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी क्योंकि उसकी स्पीड कम हो गई है। ठीक है, अब वापस से वो इस माध्यम से वापस से इस एयर वाले माध्यम में प्रवेश करेगी, तो यहाँ पर तो उसकी स्पीड कम हो गई थी, लेकिन एयर में प्रवेश करने के बाद वापस उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो उसको इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन वो लॉन्ग पाथ लेगी और वो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। तो याद रखना, जब भी लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम, एयर को क्या बोलते हैं? रेयरर मीडियम, और वाटर या ग्लास को क्या बोलेंगे? डेंसर मीडियम। जब भी लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में प्रवेश करती है वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, और जब भी वो डेंसर से रेयरर मीडियम में प्रवेश करेगी तो वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो दोनों में से जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो सही टिक करके आना। रेयरर से डेंसर मीडियम में जाने पर नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, और डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। और उसका पूरा रीज़न भी मैंने आपको बता दिया है कि ऐसा क्यों होता है। इसी को बोलते हैं हम प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, उसका जो मार्ग था उससे वो विचलित हो गई। ठीक है, नॉर्मल के पास आ गई, तो इस घटना को हमने प्रकाश का अपवर्तन कह दिया। यहाँ पर जो जादूगर होता है वो आपको जादू दिखाता है, आपने देखा होगा, जैसे एक कटोरी है उसमें पानी डालना, उसका जो उसमें एक सिक्का डालना, वो सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो ये भी प्रकाश का अपवर्तन ही है। या फिर आपने जूस या पानी में स्ट्रॉ डाल के रखी है तो थोड़ी सी टेढ़ी दिखती है पानी में, है ना, ये सब प्रकाश का अपवर्तन है, क्योंकि लाइट रे बैंड हो जाती है दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को किन दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जैव और अजैव संसाधन। सच्ची और अच्छी कॉफ़ी की किस्म अरेबिका भारत में शुरुआत में किस देश से लाई गई थी? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, यमन से लाई गई थी, और कर्नाटका में होती है ये। इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड, वाई डिड लेंचो बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी? तो उसको भगवान पे पूरा विश्वास था, उसने 100 पैसोज मांगे थे, लेकिन जो लिफाफा एनवेलप उसको मिला उसमें सिर्फ 70 पैसोज मिले, तो उसको ऐसा लगा कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय है उसने उसके 30 पैसोज चुरा लिए हैं, बिकॉज ही रिसीव्ड ओनली 70 पैसोज इंस्टीड ऑफ 100 पैसोज। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला इन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, व्हाट इज अ कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ?
जो नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग कंट्री की सबसे बड़ी वेल्थ क्या होती है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, इट्स फाइन एंड ट्रू पीपल, उसके जो नागरिक, उसके जो सिटीजन्स होते हैं वो। वॉट वॉज द यंग सीगल अफ्रेड ऑफ इन हिज फर्स्ट फ्लाइट? जो यंग सीगल थी वो उड़ने से डरती क्यों थी? क्योंकि ही वॉज अफ्रेड दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसको ऐसा लगता था कि जो उसके विंग है, उसके पंख है, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। इन अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी व्हाट वाज ट्रिकीज मेन प्रॉब्लम? एक चैप्टर है इंग्लिश में अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, इसमें जो ट्रिकी है उसका मेन प्रॉब्लम क्या रहता है? तो इस चैप्टर में ट्रिकी एक पैम्पर्ड डॉग रहता है, उसकी जो मालकिन है उसको खिलाती पिलाती रहती है ना, बहुत ज़्यादा मोटा और आलसी हो जाता है, बीमार हो जाता है ज़्यादा खाने पीने से, बहुत ज़्यादा पैम्पर करती है उसकी मालकिन उसको। तो ही वॉज ओवरफेड बाय हिज मिस्ट्रेस एंड लेग्ड एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज नहीं करता है, उसकी वजह से वो बीमार और मोटा हो जाता है। वॉट डिड एना फ्रैंक नेम हर डायरी विच बिकम हर क्लोजेस्ट फ्रेंड? एना फ्रैंक अपनी डायरी का क्या नाम रखती है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, किटी। आइडेंटिफाई द करेक्ट मॉडल वर्ब टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट, डैश यू प्लीज पास मी द मेडिकल रजिस्टर। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, कुड यू प्लीज पास मी द मेडिकल रजिस्टर। व्हाट इज़ द करेक्ट पोजीशन ऑफ द डेट इन द स्टैंडर्ड फॉर्मल लेटर लेआउट? एक फॉर्मल लेटर में डेट की करेक्ट पोजीशन कहाँ पर होती है, कहाँ पर हम लिखते हैं डेट फॉर्मल लेटर में? इनसाइड द बॉडी पैराग्राफ में तो नहीं आएगा, एट द वेरी बॉटम राइट कॉर्नर में नहीं, बिलो द सेंडर्स एड्रेस ऑन द लेफ्ट साइड, हाँ ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, सेंडर्स एड्रेस के नीचे लेफ्ट साइड में। इट इज़ ऑप्शनल एंड कैन बी स्किप्ड, नहीं। चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट, नहीं, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक हिज मेडिसिन ऑन टाइम, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, द डॉक्टर ऑर्डर्ड दैट टेक मेडिसिन ऑन टाइम, नहीं, ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द गैप, नीदर द सुपरवाइजर नॉर द असिस्टेंट्स डैश प्रेजेंट टुडे। तो जो भी सेंटेंस नीदर नॉर या इधर और के साथ जुड़ा होता है, उसमें जो पास वाला सब्जेक्ट होता है उसकी वर्ब आती है। ठीक है, पास वाला सब्जेक्ट कौन सा है? ब्लैंक के पास है असिस्टेंट्स, जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। टुडे प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर आएगा आर, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चंदा मामा में कौन सा अलंकार है? तो चंदा मामा में मानवीकरण अलंकार है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। वैल्यू ऑफ साइन 90, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो मैथ्स वाला जो मैंने क्लास लिया था, सारे फॉर्मूलाज जो बताए थे, उसमें मैंने आपको ये टेबल बनाना सिखाया था ट्रिक से, कि पूरी टेबल कैसे बना सकते हो। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु फाउंडेड आईएनसी, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना करी थी। कब हुई थी कांग्रेस की स्थापना? 28 दिसंबर 1885 को। सूरदास किस भक्ति धारा से जुड़े थे? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सगुण भक्ति धारा से। दो भक्ति धाराएं होती है, सगुण और निर्गुण। सगुण मतलब आपके जो ईष्ट है उनको आप किसी रूप में मानकर उनकी पूजा कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं सगुण। जैसे कि हम भी घरों में मूर्तियां रखते हैं, आइडल वर्शिप करते हैं, तो वो सगुण भक्ति धारा है। निर्गुण भक्ति धारा मतलब आप जो परमात्मा, जो ईश्वर है, उसको किसी रूप में नहीं मानते हो, एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक सोर्स, एनर्जी का सोर्स आप मान के उनकी पूजा करते हो, तो उसको कहते हैं निर्गुण भक्ति धारा। इफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू 10, ए बी इज इक्वल्स टू 21, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी आइडेंटिटीज मैंने आपको सिखाई थी, अब इसमें जल्दीबाजी में आप गलती मत कर देना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अलग होता है, इसको आप मत लिख देना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर अलग होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वो अलग है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab,
ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ पर ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी की वैल्यू दी हुई है 21, तो 2 इंटू 21, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 माइनस 21 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 वन ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 42। अब 100 में से 42 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8, 9 में से 4 जाएगा तो 558। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 58। ब्लड क्या है, टिश्यू है, ऑर्गन है, सेल है या फिर फ्लूइड है, तो ब्लड है टिश्यू। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्लड को क्या बोलते हैं हम, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो यहाँ पर फ्लूइड भी आता है उसमें, लेकिन मेन क्या है, वो टिश्यू है, एक ऊतक है, एक तरल संयोजी ऊतक है। तो तरल ऑप्शन नहीं लगाएंगे हम, आंसर तरल नहीं होगा, वो उसका आंसर होगा टिश्यू मतलब ऊतक। ब्लड क्या है, एक टिश्यू है, ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसको एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको ये दो एंगल दिए हुए हैं, तीसरा एंगल अगर निकालने के लिए कहा जा रहा है तो इस प्रॉपर्टी से आप निकाल सकते हो। इन दोनों एंगल को प्लस करके 180 में से माइनस कर देना तो तीसरा एंगल आ जाएगा। राजपुत्र में कौन सा समास है, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष या फिर अपादान तत्पुरुष। तो समास वाला जो लेक्चर मैंने डिटेल में समास पढ़ाया था आपको, उसमें जाकर आप देख सकते हो। राजपुत्र को हम समास विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन में अगर आपको दिया होता बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, तो आप आसानी से लगा देते हैं तत्पुरुष समास। लेकिन यहाँ पर तत्पुरुष समास के ही भेद में आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पर जो विभक्ति होती है वो आपको पता होना चाहिए, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, संबंध का की के। अब ये जो का आ रहा है वो किस में आता है, कौन से विभक्ति में आता है, संबंध में। ठीक है, संबंध के साथ क्या आता है, संबंध का की के। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास। डिटेल में पढ़ लेना समास वाले लेक्चर में। दांत खट्टे करना का अर्थ क्या होता है, डराना, हराना, जीतना या फिर हंसाना। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम का प्रेशर हम पर इतना होता है कि हमको ये चारों शब्द बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं और जल्दीबाजी में हम गलत टिक करके आ जाते हैं। जो क्वेश्चन हमको आता है उसको अगर हम गलत करते हैं तो एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलने के बाद ज़्यादा पछतावा होता है कि आता था फिर भी गलत कर दिया, और नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, नहीं आता है और छोड़ दिया है, ठीक है, तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन हमको आते हैं कम से कम वो क्वेश्चन तो हमको गलत नहीं करने हैं। और वो गलत कब नहीं होंगे, जब हम इतने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में, तो फिर हमारे क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे जो हमको आते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, हराना। दांत खट्टे करना मतलब हराना। ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड बाय, ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था, जैसे कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, आपका कुछ भी हो सकता है, ए बी या फिर ओ प्लस माइनस कुछ भी, पॉजिटिव नेगेटिव। तो किसने डिस्कवर किया था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लेंस स्टीनर ने। प्लूरल ऑफ मैन, ये जो मैन होता है मतलब एक पुरुष और बहुत सारे पुरुष, प्लूरल क्या हो जाएगा इसका, MEN। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नीलकमल में कौन सा समास है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य के बीच संबंध बताया जाता है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहा जाता है, और विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। जैसे कि यहाँ पर कमल कैसा है, नीला है, तो नीला क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण है। और कमल जिसकी विशेषता बताई जा रही है कि कमल कैसा है, नीला है, तो वो विशेष्य हो जाएगा। ह्यूमन ब्रेन पार्ट कंट्रोलिंग बैलेंस, मानव मस्तिष्क का कौन सा पार्ट बैलेंस कंट्रोल करता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेरिबेलम। सिंबल ऑफ सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।
वर्ब फॉर्म ऑफ डिसीजन, डिसीजन का वर्ब फॉर्म क्या होता है? डिसाइड। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। एसिड टर्न्स लिटमस, जो अम्ल होता है वो लिटमस पेपर को कौन से कलर से कौन से कलर में चेंज करता है? तो ब्लू टू रेड, नीले से लाल में चेंज करता है अम्ल। और अगर क्षार हुआ तो वो रेड टू ब्लू। लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम के क्रोध को कृशानु अग्नि और लक्ष्मण के वचनों को आहुति के समान मानकर किसने जल के समान शांत वचन कहे? प्रभु श्री राम ने। तो यहाँ पर ये भी याद रखना, परशुराम के क्रोध को किसके समान माना गया है? कृशानु मतलब अग्नि के समान। नेताजी का चश्मा कहानी में जो मूर्तिकार था मास्टर मोतीलाल, तो मूर्तिकार का नाम याद रखना, मूर्ति किसने बनाई थी? मास्टर मोतीलाल ने बनाई थी। इनके द्वारा चश्मा बनाना भूल जाने के पीछे लेखक ने किस व्यवस्था पर चोट की है? तो सरकारी विभागों की जो हड़बड़ी होती है, बजट की कमी होती है और प्रशासनिक ढुलमुलपन होता है, उस पर चोट की गई है। निराला की कविता अट नहीं रही है, इसमें किस महीने के प्राकृतिक सौंदर्य का ऐसा वर्णन है कि वो आंखों में समा नहीं पा रहा है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, फागुन बसंत ऋतु का। देव कवि के सवैये के अनुसार मदन महीप कामदेव रूपी राजा के बालक को जगाने के लिए सुबह सुबह चुटकी बजाकर कौन जगाता है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, गुलाब। गुलाब चटकाकर उसको जगाया जाता है। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमितल व्याकुल भारी, इन पंक्तियों में किस रस की निष्पत्ति हो रही है और इसका स्थायी भाव बताना है? तो व्याकुल भारी मतलब करुण रस है यहाँ पर, और शोक इसका स्थायी भाव हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उद्धार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, उत प्लस हार, और यहाँ पर व्यंजन संधि है। काटो तो खून नहीं, मुहावरे का सही और सटीक अर्थ क्या है? काटो तो खून नहीं, अत्यधिक ठंड लगना, अत्यंत भयभीत हो जाना, मृत्यु हो जाना या फिर निर्दयी हो जाना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, अत्यंत भयभीत हो जाना। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में जितेन नार्गे ने कटाव को क्या उपाधि दी थी और क्यों दी थी? तो कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया क्योंकि वो पूरी तरह बर्फ से ढका और अछूता था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा 70 और 125 का। लेकिन यहाँ पर हमको शेषफल की बात भी की गई है, तो 70 में से 5 अगर घटाएंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा? 65। और 125 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 117। अब 65 और 117 का हम HCF निकाल लेंगे। 65 के फैक्टर्स क्या होंगे? 13 और 5, 13 पंजे 65 होता है। और 117 के फैक्टर क्या होंगे? 13 इंटू 9। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 13 कॉमन है, तो HCF कितना हो जाएगा? 13। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट HCF मत निकालना इस इक्वेशन में, जो भी शेषफल दिया हो उसको माइनस करना फिर HCF निकालना। एक ठोस धात्विक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, इसी शंकु को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। एक शंकु था, उसी मटेरियल को पिघलाकर हमने गोला बना लिया, मतलब दोनों का आयतन तो सेम होगा, दोनों के आयतन को बराबर रख देते हैं। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, बराबर हो जाएगा शंकु के आयतन के। शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई, इसके रेडियस को हम स्मॉल आर ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पर ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पर 4r क्यूब बचा है। और इधर यहाँ पर हमको शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दी हुई है, तो r कितना है? 6 का स्क्वायर है, तो 6 इंटू 6 हो जाएगा। और h कितना है? ऊंचाई 24 है। ये 4 से 24 कट जाएगा, 4 छंग 24, तो यहाँ पर 6 6 6 3 बार है और यहाँ पर r का क्यूब है, तो एक r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्यूब रूट निकल जाएगा तो 6। तो गोले की त्रिज्या 6
सेंटीमीटर में ना, तो 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। वर्गीकृत आंकड़ों का कम के प्रकार का और अधिक के प्रकार का त्वरण एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु का एक्स निर्देशांक क्या दर्शाता है? The intersection point of less than and more than or gives of grouped data gives its x coordinates as माध्यक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, माध्यक दर्शाता है। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को किस रूप में लिखा जा सकता है जहां पर q एक पूर्णांक है। विषम की बात हो रही है तो यहाँ पर आ जाएगा 4q+1 या 4q+3। तो 10th का पहला ही चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसका एक टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा, उस टॉपिक का ये क्वेश्चन है। रेखा 2x + 3y = 12 द्वारा x अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया जाएगा? x अक्ष की बात हो रही है, मतलब y बराबर कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, जो भी पॉइंट x एक्सिस पर होगा मतलब y तो 0 होगा, और अगर y एक्सिस पर कोई पॉइंट होता तो x कितना हो जाता? 0। तो ये याद रखना, x एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो y की वैल्यू 0 होगी, और अगर y एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो x की वैल्यू 0 होगी। इस इक्वेशन में हम रख देंगे 2x, 3y की जगह y की जगह 0 रखेंगे और 3 में गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, बराबर 12। 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 6। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? x और y के। x 6 है और y 0 है, तो 6 और 0। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है? तो हमको पूरे सर्कल का एरिया नहीं निकालना है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, इसके चतुर्थांश। अब इसके 4 पार्ट करते हैं तो ये इसका क्या हो जाएगा? चतुर्थांश। सिर्फ इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। परिधि हमको 22 सेंटीमीटर दी हुई है, पहले हमको वृत्त की परिधि से हमको रेडियस निकालनी पड़ेगी, त्रिज्या निकालते हैं। सरकमफेरेंस वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, जो कि 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 2 × पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r = 22। ये 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 उधर जाकर ऊपर चला जाएगा और 2 इसके डिवीजन में आ जाएगा, तो रेडियस क्या हो गई? 7/2। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। ठीक है, इसका चतुर्थांश निकालना है तो आगे हम 1/4 लगा देंगे। 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी निकाली हमने? 7/2। 2 बार गुणा करना पड़ेगा क्योंकि r² है। ठीक है, यहाँ पर काट देंगे हम इसको। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 22 कटेगा 11 बार। 11 7 77/4 दूनी 8, 77/8। इसको काट के पॉइंट में भी आंसर निकाल सकते हो। ऑप्शन में क्या दिया था? पॉइंट में दिया था क्या? 8 9 पॉइंट कुछ करके आएगा, ऑप्शन देखते हैं। 77/8 नहीं काटा हुआ है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं, 4th ऑप्शन में 9 पॉइंट तो दिया हुआ है, चलो काट के देखते हैं। 77 को एक बार 8 से डिवाइड करते हैं। 8 9 72, इतना बच्चा 5 पॉइंट लगा के 0, 8 6 48, 9.6 आ रहा है। 2 बचा 20, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 9.625। तो ऑप्शन डी भी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 इसके सही आंसर हो रहे हैं, 77/8। और इसी को काट देंगे अगर हम तो 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब तांबे के चूर्ण को हवा में गर्म किया जाता है तो उस पर एक काली परत चढ़ जाती है। ये काली परत किस रासायनिक पदार्थ की होती है और ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो कॉपर है, मतलब Cu। इसको हवा में गर्म करेंगे मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाएंगे तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, जो कि काले कलर का होता है। ठीक है, और ऑक्सीकरण हो रहा है इसका, तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्वारेजिया किस धातु को गलाने की क्षमता रखता है जो किसी अकेले अम्ल से नहीं गलती? तो एक्वारेजिया क्या होता है? HCl और HNO3 का मिश्रण होता है।
ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और किस अनुपात में रहता है, तो 3:1 के अनुपात में ये रहता है। इसको हम एक्वारेजिया कहते हैं। और इससे जो सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, जैसी धातु गलाने की क्षमता ये रखता है। तो ऑप्शन सी सोना इसका सही आंसर हो जाएगा। एथेनॉइक अम्ल के 3 से 4% जलीय विलयन को व्यावसायिक रूप से क्या कहा जाता है, जिसका उपयोग अचार के परिरक्षण में भी होता है? चाइनीज़ वगैरह में भी यूज़ करते हैं विनेगर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, सिरका। वायवीय श्वसन के दौरान पायरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होकर CO2 H2O और ऊर्जा बनने की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में यह संपन्न होती है। वृक्क की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है जो रक्त से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को छानने का काम करती है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, वृक्काणु या नेफ्रॉन। ठीक है, यहाँ पर मैंने न्यूरॉन पहले नंबर पर इसलिए लिखा है क्योंकि एग्जाम में भी ज़्यादातर यही होता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं। क्वेश्चन तो बहुत ईजी पूछा जाता है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के ऑप्शंस रखे जाते हैं कि पहले नंबर पर न्यूरॉन रख दिया, तो आप जल्दीबाजी में न्यूरॉन ट्रिक कर दो नेफ्रॉन की जगह। तो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन और ऑप्शंस को पढ़ के अच्छे से समझ के और फिर टिक करना। पादपों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला मुख्य पादप हार्मोन कौन सा होता है? साइटोकाइनिन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। जब एक शुद्ध लंबे मटर के पौधे का संकरण एक बौने पौधे से कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में प्राप्त पौधों का लक्षण प्ररूपी अनुपात फिनोटाइप रेशो क्या होगा? 3:1। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बिल्कुल बराबर बने? तो वस्तु के आकार के बिल्कुल बराबर प्रतिबिंब बनेगा जब हम वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे। सूर्य के प्रकाश का प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। इसमें किस रंग का झुकाव विचलन सबसे ज़्यादा होता है? तो जो बैंगनी रंग होता है, ठीक है, इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है तो इसका विचलन सबसे अधिक होता है। और लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है तो इसका विचलन सबसे कम होता है। हमको पूछा है किस रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है, तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। यदि R1 और R2 के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ना है हमको, तो 1/R बराबर क्या होगा? 1/R1 प्लस 1/R2। इसका LCM ले लेंगे हम। 1/R इज इक्वल्स टू R2 प्लस R1/R2। इसको उल्टा कर देंगे तो ये R ऊपर चला जाएगा और ये भी ऊपर चला जाएगा, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? R1 प्लस R2। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, R1 प्लस R2। जूल के तापन नियम के अनुसार किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा, धारा, प्रतिरोध और समय में किस प्रकार का संबंध होता है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, H बराबर I²RT। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में तर्जनी और मध्यमा क्रमशः किसको दर्शाती है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत धारा की दिशा को। जो तर्जनी उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, ये वाली उंगली, और जो मध्यमा होती है मिडिल फिंगर वो विद्युत धारा की दिशा को बताती है। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी सिंथेटिक रसायन कौन सा है जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर में होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 1985 में। 1815 की वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने की थी जिसने नेपोलियन की हार के बाद रूढ़िवादी व्यवस्था बहाल की थी?
ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ड्यूक मेटरनिक ने, ऑस्ट्रिया का चांसलर था ये, और इसका एक कथन भी इम्पॉर्टेंट है, वो याद रखना। इसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। तो ये जो भी एक्स्ट्रा बताती हूँ ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। ज़रूरी नहीं कि जो एक क्वेश्चन लिखे है वो एज इट इज़ एग्जाम में पूछे जाए। ये क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं कि आपने पढ़ाई की है, आपने टॉपिक्स को तैयार किया है, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि कौन से क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है और किस टॉपिक से आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है। जो भी टॉपिक आपने तैयार किया है उस टॉपिक से तो आपके क्वेश्चंस बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। यही पढ़ने का सही तरीका होता है कि टॉपिक को एक बार इतने अच्छे से तैयार कर लो कि फिर उससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो फिर वो आपका गलत नहीं हो। पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए कि जो भी टॉपिक दिया है उसको अच्छे से तैयार करो, फिर उससे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए वो आपका सही होना चाहिए। चाहे वो क्वेश्चन मैं बनाऊँ, चाहे कोई भी बनाए, चाहे किसी भी बुक का क्वेश्चन हो, चाहे आपके एग्जाम में आए वो क्वेश्चन। बाबा रामचंद्र ने उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में जमींदारों के खिलाफ अवध के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? अवध का, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। 1929 के किस ऐतिहासिक कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था? ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा, लाहौर अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। भारत के किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली सदियों पुरानी एक पारंपरिक विधि है? मेघालय में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। भारत में जूमिंग या कर्तन दहन कृषि को ओडिशा में किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा, पामाडाबी या कोमान, या फिर इसी को ब्रिंगा भी कहा जाता है। एक और नाम याद रखना, ब्रिंगा। ठीक है, ब्रिंगा भी कहा जाता है। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला कौन सा है जिसमें कार्बन की मात्रा 80% से अधिक होती है? तो सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है एंथ्रेसाइट। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। पिट सबसे बेकार कोयला होता है। भारत का सबसे पुराना और प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है जिसकी स्थापना असम में हुई थी? डिगबोई। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 1953 में। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। ये कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही लिए हैं मैंने, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो एज इट इज़ आपको उठा के एग्जाम में पूछ ली जाए, क्योंकि सिलेबस तो सेम वही लिख दिया है उन्होंने। निम्नलिखित में से कौन सा दल भारत का एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल होने की अहर्ता रखता है चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, जो कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, या फिर लोकसभा के चुनाव में 6% जिसको वैलिड वोट्स मिले हो? छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी का मुख्य अर्थ क्या है जो भारत के कृषि क्षेत्र में आम है? तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा, आवश्यकता से अधिक लोगों का काम पर लगे होना जिनकी उत्पादकता शून्य है। तो एक एग्जाम्पल से समझो, स्कूल में ऐसा होता था अक्सर हमारे साथ कि जो टीचर है वो किसी एक बच्चे को बोलती थी कि स्टाफ रूम से मेरी ये किताब लेकर आ जाओ, लेकिन उसकी एक फ्रेंड है वो जबरन साथ में चली जाती थी। उत्पादकता कितनी है? 0। एक बुक लाने के लिए तो एक जन ही काफ़ी था और टीचर ने उसी को बोला था, लेकिन एक फालतू में चला गया। तो इसको बोलते हैं आवश्यकता से ज़्यादा लोगों का काम पर लगे होना, उत्पादकता बिल्कुल 0। मानव विकास रिपोर्ट दुनिया भर के देशों के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था प्रतिवर्ष प्रकाशित करती है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। In the 100 Races, what was the real reason behind Wanda Petronsky absence from school? क्या रीज़न था कि वो स्कूल से एब्सेंट थी? हर फैमिली वॉज मूविंग टू अ बिग सिटी टू एस्केप डिस्क्रिमिनेशन ओवर देयर पॉलिश नेम। तो उनके नामों का मजाक बनाया जाता था, लोग मजाक बनाते थे कि कितने अजीब नाम है, तो वो उस सिटी को छोड़कर जा रहे थे, इसलिए वो स्कूल से एब्सेंट थी। इन भोली, वाई डिड सुलेखा रिजेक्ट विशंबर नाथ एट द वेडिंग? शादी में सुलेखा ने विशंबर नाथ को रिजेक्ट क्यों कर दिया? क्योंकि हुआ क्या था, दोनों की शादी होने वाली थी और जो सुलेखा थी दिखने में इतनी ज़्यादा सुंदर नहीं थी, उसके चेहरे पर कुछ मार्क्स वगैरह हो रहे थे, तो विशंबर नाथ उससे दहेज में 5,000 रुपये की मांग करता है और उसके पापा की बहुत ज़्यादा इंसल्ट भी करता है। तो सुलेखा शादी करने से मना कर देती है, जो कि बहुत अच्छा काम किया था। ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। बिकॉज it डिमांडेड 5,000 रुपीज़ एज डाउरी सीइंग हर बुक मार्क्स। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा।
आज के टाइम पे लोगों की मेंटेलिटी तो यही है। इन द पोएम एमेंडा, व्हाट डज द स्पीकर आस्क एमेंडा नॉट टू डू टू हर शोल्डर्स? डू नॉट स्क्रैच देम, डू नॉट हच देम, डू नॉट लिफ्ट देम अप और डू नॉट कवर देम। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, डू नॉट हच देम। उसके जो पेरेंट्स है उसको लाइक वो शोल्डर्स ऐसे झुका के बैठती है, ऐसे मोड़ के, ठीक है, पीछे कुब्बड़ निकाल के, उसको बोलते हैं हंच करना, ठीक है। तो उसको हंच करने से मना करते हैं कि शोल्डर बिल्कुल सीधे रख के बैठो। इन द सरमन ऑफ बनारस, व्हाट अल्टीमेट ट्रूथ डिड बुद्धा मेक कीसा गौतमी रियलाइज? तो ये कहानी बहुत फेमस है, आप सबने सुनी होगी गौतम बुद्धा की, कि एक लेडी रहती है कीसा गौतमी, उसके बेटे की डेथ हो जाती है, तो वो गौतम बुद्धा के पास जाती है कि आप तो सब कुछ ठीक कर सकते हो, तो मेरे बेटे को जिंदा कर दो। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं ठीक है, मुझे ऐसे घर से राई के कुछ दाने ला कर दो जिस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो कीसा गौतमी सभी के घर घर जाती है और पूछती है कि मुझे राई के दाने दे दो अगर आपके घर किसी की डेथ नहीं हुई हो, लेकिन मृत्यु तो अटल सत्य है, सभी की मृत्यु होनी है, तो सभी के घर में कभी ना कभी किसी ना किसी की मृत्यु हुई होती है। तो कीसा गौतमी को रियलाइज़ हो जाता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, दैट जो डेथ इज़ कॉमन टू ऑल एंड ग्रीविंग ओनली इंक्रीजेस पेन। जो डेथ है वो सभी के लिए कॉमन है और एक ना एक दिन सभी की मृत्यु होनी ही है। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब टू शो एन इंटरनल लॉजिकल डिडक्शन। द लाइट्स आर ऑन एंड द कार इज पार्क्ड आउटसाइड डॉक्टर शर्मा डैश बी एट होम। मस्ट, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इस ब्लैंक में क्या आएगा? द हॉस्पिटल बोर्ड डिसाइडेड टू डैश द न्यू पॉलिसी टू रिड्यूस पेशेंट वेट टाइम्स। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, अडॉप्ट, मतलब फॉर्मली एक्सेप्ट करना। जैसे किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, फॉर्मली एक्सेप्ट करते हैं, वैसे ही नई पॉलिसी को अडॉप्ट करना, फॉर्मली एक्सेप्ट करना। एडेप्ट मतलब क्या होता है? एडजस्ट, और ये वाले एडेप्ट का मतलब होता है हाईली स्किल्ड। राघव से अब चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है और इसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो इसमें भाव वाच्य है, ठीक है। ऐसा सेंटेंस जिसमें जो वर्ब हो रही है ना वो नेगेटिव सेंस में यूज हो रही है। वर्ब क्या है इसमें? चलना, और चला नहीं जा रहा है, वर्ब कैसी है? नेगेटिव हो रही है, तो चला नहीं जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में भाव वाच्य होता है, इसमें क्रिया हमेशा आकर्मक होती है, पुल्लिंग होता है और एक वचन होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। भोजन में हल्दी के पीले रंग और तीखी गंध के लिए कौन सा यौगिक जिम्मेदार है और अम्ल क्षारक परीक्षण में एक प्राकृतिक सूचक के रूप में भी काम करता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, करक्यूमिन। यदि किसी आंकड़े का बहुलक वर्ग अंतराल 30 से 40 में स्थित है और ठीक पहले वाले वर्ग बहुलक वर्ग और ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता क्रमशः 5, 12 और 7 है, तो बहुलक सूत्र में उपयोग होने वाले f1 माइनस f0 का मान क्या होगा? जो f1 होता है वो बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है जो कि है 12। जो f0 होता है वो बहुलक के पहले वाले वर्ग की बारंबारता होती है जो कि है 5। 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो 7 बचेगा। ऑप्शन ए 7 इसका सही आंसर हो जाएगा। सूर्योदय होने पर कुहासा फट गया एक सरल वाक्य है, इसका सही संयुक्त वाक्य रूप क्या होगा? इसको हमको संयुक्त वाक्य बनाना है। जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा फटा, ये तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। सूर्योदय हुआ और कुहासा फट गया, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, संयुक्त वाक्य है, सूर्योदय हुआ और कुहासा फट गया। आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत अर्थव्यवस्था का वो कौन सा क्षेत्र है जहां प्राकृतिक संसाधनों से सीधे कच्चे माल का निष्कर्षण किया जाता है? प्राथमिक क्षेत्र में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। गोवा के बेकर्स द्वारा पहने जाने वाली पारंपरिक पोशाक को क्या कहा जाता था और उसकी बनावट कैसी थी? तो पहले के टाइम पर गोवा के बेकर्स जो पोशाक पहनते थे उसको कबाई कहा जाता था और घुटनों तक एक लंबी फ्रॉक होती थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले रंग की बजाय काला या अंधकारमय क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहाँ पर लाइट की स्कैटरिंग नहीं होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि वहाँ सूर्य के प्रकाश को बिखेरने के लिए वायुमंडल नहीं होता है।
महाकवि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के छायावाद युग के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। छायावाद के 4 स्तंभ बताए थे इसके पहले वाले मॉक टेस्ट में, जल्दी से कमेंट में लिख के बताना। उनके द्वारा रचित कौन सा महाकाव्य छायावादी दर्शन और मानव मनोविज्ञान की सर्वश्रेष्ठ कृति माना जाता है? जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा कामायनी। तो ये आज का मॉक टेस्ट आपका कंप्लीट होता है। कैसा रहा, कौन से सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कितना आपने स्कोर किया, वो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और कोई भी डाउट है तो वो भी कमेंट्स में पूछ सकते हो। कैसा लगा लेक्चर वो भी कमेंट्स में बता सकते हो। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना ताकि जो वीडियोस आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्क्रीन पर देखो प्लेलिस्ट शो हो रही है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप सारे लेक्चर, सारे मॉक टेस्ट देख सकते हो। हिंदी की प्लेलिस्ट में जाके हिंदी ग्रामर पढ़ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।